अंदर आती है। सारी की सारी फोर्सेस बच्चा हमारे पास किस में प्रोड्यूस होती है, पेयर्स के अंदर प्रोड्यूस होती है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ए पे बैक डायरेक्शन में लगती है और बी पे बच्चे फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगती है। ये कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर लगेगी और बच्चे या तो आप इसको बोल सकते हो पैरेलल टू दी सरफेस लगती है या टेंजेंशियल टू दी सरफेस लगती है। देखिए कोई भी सरफेस के ऊपर दो चीजें होती हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो बताओ, अगर मैं किसी सरफेस को लेता हूं, ये वाली लाइन सरफेसेस के लिए कौन सी बोलोगे, परपेंडिकुलर, और ये वाली बच्चे लाइन आप क्या बोलोगे, पैरेलल या फिर टेंजेंशियल। तो जो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये दोनों कांटेक्ट पॉइंट्स के, दोनों कांटेक्ट सरफेसेस के या तो पैरेलल लगेगी नंबर वन, या फिर बच्चे हमारे पास टेंजेंशियल लगेगी। इसको बच्चे हम यहां पर क्या बोलते हैं बच्चे, फ्रिक्शन बोलते हैं। इसको बच्चे हम यहां पर क्या बोलते हैं बच्चे, फ्रिक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट वन, अगर हम यहाँ पर फ्रिक्शन को समझने की कोशिश करें तो मुझे क्या चीज समझ में आई बच्चे, नेक्स्ट वन, द फ्रिक्शन। अगर हम बात करते हैं फ्रिक्शन की, द फ्रिक्शन जो हमारे पास यहाँ पर फ्रिक्शन होती है बच्चे, द फ्रिक्शन अपोजेस द फ्रिक्शन अपोजेस द relative motion, not the motion, क्योंकि दोनों में बहुत फर्क होगा। The friction opposes the relative motion of one surface on the another, of the one surface on the another। एक सरफेस जब दूसरे सरफेस के ऊपर relative motion करना चाहती है तो ये बच्चा हमारे पास उसको क्या करती है बच्चे, उसके रिलेटिव मोशन को क्या करती है, अपोज करती है। जो फ्रिक्शन होती है बच्चे वो हमारे पास रिलेटिव मोशन को अपोज कर जाती है। यानी कि आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चे, द फ्रिक्शन डू नॉट अपोज द मोशन, द फ्रिक्शन डू नॉट अपोज द मोशन, डू नॉट अपोज द मोशन। अगर आप कहीं पर ये बात पढ़े कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज कर रहे हैं तो ध्यान रखना उसके साथ रिलेटिव वर्ड मिसिंग है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की ये थॉट होती है, मैक्सिमम जगहों से बच्चों के पास यही इंफॉर्मेशन पहुंचती है, फ्रिक्शन क्या करती है तो बच्चा बोलता है मोशन अपोज करती है। गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसमें एक वर्ड मिसिंग है बच्चे कि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन अपोज करती है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन अपोज करती है, ना कि बच्चे हमारे पास यहाँ पर फ्रिक्शन मोशन अपोज करती है। इसको मैं धीरे धीरे करके बच्चा आपके पास आगे की तरफ को लेके, तो इसमें एक बच्चा मुझसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है, और वो क्वेश्चन कि सर इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट कर सकती है, तो आंसर है यस, फ्रिक्शन हमारी मोशन को सपोर्ट भी कर सकती है। जब आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए, आपकी कपड़ों के बीच में और गाड़ी की सीट के बीच में क्या लगी हुई है बच्चे, फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन आपको गाड़ी के साथ आगे लेके जा रही है, तो वहां पर तो आपकी जो फ्रिक्शन है वो तो आपको गाड़ी के साथ लेके जा रही है, तो वो तो आपकी मोशन करवा रही है। हम इस पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि यही पॉइंट है जो बच्चों का वीक रह जाता है, जो बच्चों का वीक रह जाता है। अगर हम बच्चे से बोलते हैं अच्छा फ्रिक्शन क्या करती है, तो बच्चा बोलता है मोशन अपोज करती है, हम पहचान जाते हैं कि बच्चे ने पूरी बात नहीं समझी। फ्रिक्शन मोशन अपोज नहीं करती है, रिलेटिव मोशन अपोज करती है। हम इस पॉइंट को बहुत अच्छे से बात करेंगे क्योंकि ये इस चैप्टर का एक कोर कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वन हमारे पास, नेक्स्ट वन है बच्चा हमारे पास द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन। जो फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन है बच्चा हमारे पास अकर्स इन द पेयर, ये बच्चा हमारे पास अकर करता है बच्चे इन द पेयर्स, द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन अकर इन द पेयर्स। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बच्चे वो हमारे पास पेयर्स के अंदर, यानी कि बच्चे पेयर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बच्चे वो हमारे पास किस में अकर करता है, पेयर्स के अंदर, यानी कि अकेली फ्रिक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट वन याद रखना, द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन, जो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बच्चे ऑलवेज एक्ट्स
x आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, along the contact surface, along the contact surface, along the contact surface, along the contact surface, ये बच्चा along the contact surface बच्चे काम करेगा। एक बात ध्यान रखना, एंड बच्चा हमारे पास पैरेलल टू दी, और बच्चा हमारे पास पैरेलल टू दी कॉन्टैक्ट सरफेस, और ये पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस क्या करेगा बच्चा, आपके पास ये एक्ट करेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, याद रखना बच्चा। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर अब बात आ जाती है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती ही क्यों है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी टाइप की होती है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बच्चा हमारे पास यहाँ पर डायरेक्शन कैसे बताओ, ये इस चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के बाद हम इसको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से कैसे अप्लाई करें, तो ये हमारे पास इस चैप्टर के कुछ बेसिक और कोर कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, कॉज ऑफ द फ्रिक्शन, द कॉज ऑफ द फ्रिक्शन। अब ध्यान से समझना बच्चे, हमारे पास फ्रिक्शन का बच्चा आपके पास कॉज के, कॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो पहला पॉइंट बच्चा हमारे पास क्या है, द फ्रिक्शन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ऑफ फोर्स, द फ्रिक्शन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ऑफ फोर्स, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ऑफ द फोर्स है बच्चे, ये बच्चा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ऑफ द फोर्स है बच्चे हमारे पास, ये बच्चा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे, मैं समझाता हूँ बच्चे, हमारे पास ये जो सरफेसेस है कांटेक्ट के अंदर, कोई भी चीज किसकी बनी हुई है, एटम्स की बनी हुई है। एटम्स के अंदर क्या होते हैं, हर्षुल, नितिका, शौर्य, बताओ बच्चे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। जब ये सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या बच्चे आपके पास इनके बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्डिंग तैयार हो जाती है, और ये बॉन्डिंग की वजह से बच्चे ये दोनों कांटेक्ट में आकर एक तरीके से वेल्ड यानी कि एक दूसरे से जुड़ जाते हैं बच्चे, और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और कोल्ड वेल्डिंग की वजह से बच्चे एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर बच्चा हमारे पास क्या कर जाती है, स्टिक होने की कोशिश कर जाती है। तो फ्रिक्शन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ऑफ फोर्सेस है। व्हेन दी टू सरफेसेस, जब बच्चा हमारे पास यहाँ पर दो सरफेसेस आते, when the two surfaces are brought in contact, the two surfaces are brought in contact, जब दो सरफेसेस को हम कांटेक्ट के अंदर लेके आते हैं, when the two surfaces are brought in the contact, then बच्चा हमारे पास क्या होता है, आपके पास यहाँ पर एटम्स of the surfaces, atom of the surfaces, जो atom of the surfaces वो हमारे पास क्या आता है, come closer and they forms the bond, they forms the आपके पास bond, और ये बच्चा हमारे पास एक bond form कर देते हैं बच्चे, also known as to be cold welding, also known as to be कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड, अब बच्चे वेल्डिंग करवाई है किसी बच्चे ने कभी? वेल्डिंग हाई टेम्परेचर पे होती है कि लो टेम्परेचर पे होती है? हाई टेम्परेचर। अब इस कमरे के अंदर मैंने इस मार्कर को अपने हाथ पे रख दिया, अब ये मार्कर चल नहीं रहा, मैं बोलता हूँ क्यों नहीं चल रहा है, तो बोलेंगे फ्रिक्शन की वजह से। अगर ये फ्रिक्शन लेस होता तो ये मार्कर नीचे गिर चुका होता। ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा, क्योंकि हम बोलते हैं कि जैसे ही ये बच्चे मार्कर इस हाथ के साथ कांटेक्ट में आता है, हाथ के मॉलिक्यूल्स और मार्कर के मॉलिक्यूल्स पास आते हैं, और पास आने से बच्चे इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। ऐसा होगा जैसे इनके बीच में वेल्डिंग कर दी गई है, लेकिन इस वेल्डिंग के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है, रूम टेम्परेचर ही काफी है। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, कोल्ड वेल्ड। इसको बच्चे बोल देते हैं कोल्ड वेल्ड। यानी कि बच्चा हमारे पास क्या होता है, ध्यान से समझना, हमारे पास इस तरीके से ये एक सरफेस है, माइक्रोस्कोपिक व्यू है, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर दूसरा सरफेस है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर दूसरा सरफेस है, ये बच्चा आपके पास दूसरा सरफेस है, ये हमारे पास नीचे एक सरफेस आ गया,
और ऊपर बच्चा हमारे पास दूसरा सरफेस आ गया। अब होता क्या है बच्चा, हमारे पास ऐसे इसके बीच में बॉन्डिंग तैयार हो जाती है, प्लस माइनस या माइनस और प्लस बच्चे। एक सरफेस के इलेक्ट्रॉन को दूसरे सरफेस का प्रोटॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, हो सकता है ना बच्चे, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो जैसे ही ये क्लोज आते हैं तो प्रोटॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेता है, या दूसरे का प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इकट्ठे हो जाते हैं बच्चे हमारे पास, तो उनकी अट्रैक्शन की वजह से हम बोलते हैं यहाँ पर एक बॉन्ड तैयार होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्डिंग तैयार होती है, और इसी को बच्चे हम क्या बोलते हैं, कोल्ड वेल्ड। अब बताओ, क्या ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को छोड़ेगा? आंसर है नहीं। वो क्यों छोड़ेगा भाई? वो क्यों छोड़ेगा भाई? वो कैसे छोड़ेगा? वो छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि दे अट्रैक्ट ईच अदर। और हम बोलते हैं यही कॉज है बच्चे हमारे पास किसका, फ्रिक्शन। एक चीज बताओ, मान लिया जाए कि कोई पर्सन, ये मेरा आपको एक ऑब्जेक्ट देता हूं और मैं बोलता हूँ कि ये आपके हाथ से नीचे गिरने वाला है, तो आप इसको पकड़ते हो तो आप जोर लगाते हो इसके ऊपर। आप इसको जितनी जोर से पकड़ते हो, इसके नीचे गिरने के जो चांसेस है कम हो जाते हैं। तो यानी कि जब आप जोर से पकड़ते हो तो इसमें इतनी फ्रिक्शन डेवलप हो जाती है जो कि इसके वेट को क्या बना देती है बच्चा हमारे पास, इनइफेक्टिव। और इस फ्रिक्शन की वजह से, जो मेरे हाथ के वजह से इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रही है, वो इसको नीचे नहीं जाने देती। हर चीज में यही है बच्चे। मैं इस वक्त एक का सोफे पे बैठा हूं, मैं नीचे क्यों नहीं गिर रहा हूं? जैसे मैं सोफे पे बैठा, मेरे कपड़ों के बीच में और इस सोफे के कपड़े के बीच में एक बॉन्डिंग तैयार होगी, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और इसकी वजह से बच्चे मेरे और इस सोफे के बीच में क्या तैयार होगी बच्चे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से बच्चे मैं नीचे नहीं गिर रहा और मैं बिल्कुल टिक के बैठा। हर चीज में यही है। चश्मा मेरी नाक पे क्यों टिकता है बच्चे? मोबाइल मेरे हाथ में क्यों रहता है? मेरे हाथ में पेन क्यों रहता है? क्योंकि इन सभी केसेस के अंदर, इन सभी केसेस के अंदर बच्चा हमारे पास क्या हो जाता है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बच्चे, वो हमारे पास डेवलप हो जाती है ड्यू टू द कोल्ड वेल्डिंग ऑफ दिस जॉइंट्स। ये जो जॉइंट्स है माइक्रोस्कोपिक, क्या माइक्रोस्कोपिक हर चीज स्मूथ है कि बच्चे उसमें रफनेस है? तो उसमें रफनेस है, उसमें क्रेस्ट एंड आपके पास ट्रफ जैसे स्ट्रक्चर्स है, जैसे मेरा हाथ है। तो जैसे ये कांटेक्ट के अंदर आता है बच्चा हमारे पास, तो इस कांटेक्ट की वजह से बच्चा हमारे पास इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हो जाती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से दो सरफेसेस इतनी जुड़ जाती हैं कि वो हिलती नहीं। जैसे मेरा हाथ है, अब देखो हिल नहीं रहा, मैं थोड़ा सा हल्का करूंगा हिल रहा है। तो यहाँ पर इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अभी भी है, क्योंकि मुझे हाथ को मूव करवाते हुए थोड़ा सा दिक्कत होती है। यहाँ पर अब बच्चा बोलता है कि चलो सर समझ में आ गया, कोल्ड वेल्डिंग होगी जॉइंट्स की और फ्रिक्शन यहाँ पर आपके पास डेवलप होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। यानी कि इसके पॉजिटिव चार्जेस और इसके नेगेटिव चार्जेस आपस में पास में आए, बॉन्डिंग तैयार होगी और फ्रिक्शन डेवलप होगी। लेकिन पॉइंट ये है बच्चे, हमारे पास फ्रिक्शन अब डिपेंड किस पे करेगा? फ्रिक्शन। अब बच्चे का दिमाग क्या बोलता है बताओ, मैं बताता हूँ। बच्चे को अब लगता है जितना बड़ा एरिया होगा उतने ज्यादा बॉन्ड्स बनेंगे, राइट? मतलब मेरे हाथ पे बच्चे जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतने ज्यादा बच्चे बॉन्ड्स बनेंगे, और जितने ज्यादा बॉन्ड्स बनेंगे कायदे से फ्रिक्शन भी उतनी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अब ये मिसकॉन्सेप्शन आपके दिमाग में आ जाती है कि मेरे हाथ के अंदर ज्यादा बॉन्ड्स बन रहे हैं बच्चे पॉजिटिव और नेगेटिव के, और इन अंगूठों के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव के बॉन्ड्स क्या बन रहे हैं, ज्यादा बन रहे कि कम बन रहे हैं बच्चे? बताओ शाबाश। ज्यादा बन रहे कम बन रहे? अंगूठे, ये अंगूठे को टच किया, ये सरफेस कम है, इसमें इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का नंबर कम होगा। और मैंने पूरे हाथों को आपस में जोड़ा, कहां पर बच्चे एटम्स का नंबर ज्यादा होगा जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बॉन्ड बनाएंगे? कहाँ? पूरे हाथ के ऊपर ज्यादा नंबर है एटम्स का कि अंगूठों के अंदर ज्यादा? पूरे हाथ के हाँ ऊपर। पूरे हाथ में। हमको ऐसा लगता है कि पूरे हाथ में, क्योंकि आपके पास एटम्स का नंबर ज्यादा, बॉन्ड भी यहाँ ज्यादा बनेंगे। अंगूठे के अंदर, क्योंकि अंगूठा छोटा साइज है, उसके अंदर बच्चे कम एटम्स होंगे तो कम बॉन्ड बनेंगे, तो यहाँ फ्रिक्शन कम होनी चाहिए और यहाँ पर फ्रिक्शन क्या होनी चाहिए, ज्यादा। ये सबसे पहला मिसकॉन्सेप्शन मैं आपके दिमाग से निकालता हूँ। फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया।
बच्चा बोलता है सर कोई प्रैक्टिकल बात है, मैं बोलूँ हाँ प्रैक्टिकल बात है, आप एक काम करके देखिए। और वो काम बच्चा हमारे पास क्या करके देखिए कि आप बच्चे किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ लीजिए ऐसे करके, इसको मैं बोलता हूँ पूरे हाथ से पकड़ो पर हल्के से पकड़ो और इसको छोड़ दीजिए। ये बच्चा हमारे पास छोड़ दिया तो फ्रिक्शन यहाँ पर कम है। और मैं बोलता हूँ सिर्फ अंगूठे और उंगली से पकड़ो और लेकिन टाइटली पकड़ो, अब इसको हिलाना मुश्किल है। तो एरिया से बच्चे हमारे पास बॉन्ड का नंबर तो बढ़ता है, लेकिन बच्चे फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करते। मैं अपने हाथों को हल्के से रखता हूं तो मूव कर रहे हैं, और मैं अब बच्चे इन अंगूठों को आपस में जोड़ता हूं और मैं बोलता हूं ज्यादा जोर लगाओ, अब बच्चे ये अंगूठा हिल रहा है, बिल्कुल नहीं। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ ज्यादा हुई, यहाँ ज्यादा हुई, और यहाँ पर क्या हुई, कम हुई। तो पहला मिसकॉन्सेप्शन बच्चे का हम यहाँ पर करेक्ट कर देते हैं और हम बच्चे को बोलते हैं बच्चे कि फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। द फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, मैं आपके मिसकॉन्सेप्शन साथ साथ दूर करता जाऊंगा, डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, does not depend on the area of the contact। ये बच्चे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। तो फिर बच्चा बोलता है सर किस पे डिपेंड करेगी। याद रखना अब ये फोकस है, ये आपकी लाइफ का बच्चा हमारे पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है फ्रिक्शन का। क्या है ये कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझिए। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन is a directly proportional to, it is a directly proportional to, this is a directly proportional to। ये बच्चा हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पता है किसके बच्चे, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्टैक्ट फोर्स, दिस इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्टैक्ट फोर्स। और कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन सरफेसेस, बताओ इसका नाम किसके बराबर है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस बच्चे जो दो सरफेसेस में होती है वो किसके बराबर होती है बच्चे, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। एग्जैक्टली बच्चे। अब ये देखो चुटकी बजती है ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अगर नहीं होगी तो आप चुटकी भी नहीं बजा सकते। तो हमारे पास एग्जैक्टली बच्चे नॉर्मल रिएक्शन, और ये अब आपकी लाइफ का एक पार्ट बन गया, अब आप इसको अपनी लाइफ से अलग नहीं कर सकते। बेटा आपने ये चीज अब ध्यान रखनी है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पहली बात मोशन अपोज नहीं करता, रिलेटिव मोशन अपोज करता है, और दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अब आपको यही काम करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ढूंढनी है, अच्छा बताओ नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है। अब यहां से आपके न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की जो क्लैरिटी है वो क्लैरिटी बहुत मैटर करेगी। अब चलते हम आगे की तरफ और चीजों को फिर अंडरस्टैंड करते हैं। और अब बच्चे यहाँ पर मुझे इतनी बात पता लगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है कॉन्टैक्ट सरफेस। तभी तो एक बात बताओ बच्चे हमारे पास, जब आप किसी रिक्शा में बैठते हो या किसी बस में बैठते हो तो आप अपना सारा सामान अपने थाइस पे रख लेते हो, अपने गोदी में रख लेते हो। ऐसा क्यों करते हो, जब आप सामान को अपनी गोदी में रखोगे तो आपकी बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वेट बढ़ गया ना, वेट नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा। और नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि भाई देख नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा ले, फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, तेरे को तेरी सीट से कोई नहीं हिला पाएगा। ये कॉन्सेप्ट है बच्चे, ये हमारे दिमाग के अंदर है। अगर कोई चीज आपके हाथ से फिसलती है तो आप एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ाते हो, किसको जोर से पकड़ने का मतलब होता है कांटेक्ट फोर्स बढ़ाना, ना कि एरिया बढ़ाना। और जितना कांटेक्ट फोर्स स्ट्रॉन्ग होती जाएगी फ्रिक्शन भी उतनी स्ट्रॉन्ग होती है। तो बच्चे हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करती है बच्चे, हमारे पास कांटेक्ट एरिया, सॉरी it does not depend on contact area, it depends upon normal reaction। आप सोचिए बच्चे, आपके पास से कोई पर्सन, मान लिया जाए कि आपके पास किसी पर्सन ने इस तरीके से कोई सामान रखा और वो खींच रहा है, तो आप इसको दबा देते हो कि वो सामान ना लेके जाए। जब आप दबाते हो तो बताओ इसमें आप क्या क्या कर रहे हो, आप इसको दबाकर कांटेक्ट ज्यादा कर रहे हो, एरिया नहीं, एरिया तो पहले जितना ही है। जब आप दबाते हो तो बच्चे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाता है, जिससे इसको खींचना क्या हो जाता है, मुश्किल। तो ये हमारे आसपास है बच्चे,
अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे फ्रिक्शन को बच्चा हमारे पास बढ़ावा देता है, फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। और आज का बच्चा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक अगेन बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को यहां पर अच्छे से नहीं कर पाते, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, हाउ वी कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। और यहां पर अब बच्चे हम सबसे पहला पॉइंट यहां पर क्लियर करेंगे, डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। डायरेक्शन, रिमेंबर पहली चीज याद रखना बच्चे, द फ्रिक्शनल फोर्स, द फ्रिक्शनल फोर्स, द फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स है बच्चे हमारे पास एक्ट्स, ये एक्ट करती है बच्चे हमारे पास ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, दिस एक्ट्स ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। ये बच्चे हमारे पास रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, मोशन को अपोज नहीं करती है। बच्चा बोलता है सर इसका मतलब क्या, ना समझे इसका मतलब बहुत सिंपल, एक लाइन में मैं खत्म कर रहा हूं बच्चे, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। या फिर ऑल्टरनेटिवली के बच्चों को मैं इसका एक ऑल्टरनेट और भी देता हूं, और वो ऑल्टरनेट है बच्चे हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, द फ्रिक्शनल फोर्स opposes the direction of applied force. Friction force opposes the direction of applied force. The direction of the applied force. The direction of the applied force. जो फ्रिक्शनल फोर्स है बच्चे, ये किसको अपोज करती है बच्चे, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स को अपोज करती है। ये बच्चे हमारे पास डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स को क्या करती है बच्चे, अपोज करती है। ये हमको अब समझना है और ये हमको बच्चे अब सीखना है। चलो अब हम आगे चलते हैं, इसका मतलब क्या होगा अब ध्यान से समझना, बहुत कंट्रोवर्शियल चीजें आने वाली। अ मैन वॉक्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अ मैन वॉक्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अ मैन वॉक्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक आदमी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है, a man walks in the forward direction, the direction of the frictional force, the direction of the frictional force। अब हम बच्चों को बोलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कहां पर हो, बच्चा बोलता है आदमी कहां चल रहा है, तो हम बोलते हैं आगे, तो फिर बच्चा बोलता है फिर तो फ्रिक्शन पीछे लगनी चाहिए, गलत बात। यहां पर बच्चा हमारे पास द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी बच्चा हमारे पास कौन सी डायरेक्शन में लगती है, याद रखना फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एक आदमी जब आगे चलता है तो फ्रिक्शन बच्चा हमारे पास वो भी आगे लगती है। इनफैक्ट जो फ्रिक्शन है बच्चे वो मुझे चलने में हेल्प करती है। मैंने आपको क्या बोला, फ्रिक्शन मोशन, रिलेटिव मोशन को अपोज करती है और मोशन को सपोर्ट कर सकती है। अब इसका मतलब समझते हैं, एक जब आप चलते हो तो मुझे दो चीजें बताओ, आपका पाँव चलते हुए आप पीछे को लेके आते हो कि बच्चे ऐसे करके चलते हो, बताओ शाबाश, कैसे चलते हो। जब आप चलते हो तो आपका पाँव चलते हुए कहाँ की तरफ को जाता है बच्चे, बताओ जरा, पीछे की तरफ, बैकवर्ड। बैकवर्ड। आप जमीन को, आपका पाँव एक्चुअल में पीछे जाता है। अगर नहीं पता लग रहा तो आप बच्चे किसी लूज सैंड के ऊपर चलो, जब आप लूज सैंड पे चलते हो तो आपकी चप्पल मिट्टी कहाँ की तरफ को फेंकती है, आगे की तरफ फेंकती है कि पीछे की तरफ, पीछे। आपके जो चप्पल से मिट्टी पीछे की तरफ को आप ऐसे जाते, कोई भी पर्सन, घोड़ा भी चलता है बच्चे तो वो ऐसे इस तरीके से पीछे मारता है। तो आप दो चीजें समझिए, अगर मैं आगे चलना चाहता हूं तो मैं अपने पाँव को बैकवर्ड लेके जाता हूं तभी आगे जाता हूं। और मैं जमीन पे फोर्स कहां पे लगवाता हूं, आगे की तरफ लगाता हूं चलने के लिए कि पीछे बैकवर्ड लगाता हूं, जमीन पे फोर्स बैकवर्ड लगाता हूं। और इस वजह से बच्चे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरे पाँव के अंदर बच्चे आगे की तरफ लगती है ना कि पीछे की तरफ। मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, बोलते हैं, हम उनसे पूछते हैं ना, अच्छा बेटा बताओ आधे आगे चल रहा है फ्रिक्शन कहाँ लगे, बच्चा बोलते सब पीछे। मैं बोला यार बेड़ा गर्क। तो यहाँ पर फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन अपोज कर रही है, बट बच्चे अगर फ्रिक्शन आगे नहीं लगेगी तो मेरी मोशन को सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो मेरी मोशन सपोर्ट हो रही है पर रिलेटिव मोशन अपोज हो रही है। पॉइंट है बच्चे, यही तो है बच्चे, छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि फिजिक्स में आपको उस्ताद बना देती है, जो कि आपको फिजिक्स में
आप पूरे के पूरे आप अपने शहर के अंदर चैंपियन बन जाओगे, बता फ्रिक्शन कहाँ लग रही है, तो मैंने बोलेगा आप पीछे लगे थे, तेरे को पता ही कुछ नहीं है। और आप पूछोगे फ्रिक्शन मोशन सपोर्ट कर सकते हैं, बच्चा बोलेगा नहीं। अबे पागल, कर सकती है, रिलेटिव मोशन हमेशा अपोज होती है, मोशन को सपोर्ट कर सकती है अगर मैन। और हाँ, यहाँ पर लड़कियां भी कई बार गुस्सा हो जाती है, सर आप एग्जाम्पल में मैन लिखते हो, वुमेन भी आ सकता है। हाँ बिल्कुल बेटा, वुमेन भी आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना बच्चे। तो हमारे पास मैन या वेमेन या कोई पर्सन फॉरवर्ड चलता है, तो उसके पांव पे दे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज फॉरवर्ड ऑन ऑन हिज, उसके पांव के ऊपर बच्चा हमारे पास, उसके फुट के ऊपर बच्चे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी फॉरवर्ड। यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जेई में अब 2-3 बार पूछा जा चुका। ओके नेक्स्ट सर। बोलो सर एक बार सर दोबारा समझा दो सर, अगर फोर्स फॉरवर्ड लगे तो सर समझ नहीं आया। फोर्स फॉरवर्ड लगेगी, नहीं नहीं, फोर्स फॉरवर्ड कैसे बच्चे, आप आपकी स्टेटमेंट ही मेरे गलत को ये है। वाला समझ नहीं आया सर एक्चुअली ना, तो जब मैन बोला ना, जब आपने अभी केस समझाया सर, वो वाला मेरे को दोबारा समझा दो। बेटा एक सिंपल सी चीज है, यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट। और ये कि जब कोई आदमी जमीन पे चलता है, जब आप आगे की तरफ को चलते हो, तो आप जमीन के ऊपर चलने के लिए अपने पाँव को कहाँ की तरफ को लेके जाते हो, ऐसे ही चलता है ना। किसी भी पर्सन का जो फीट होता है वो ऐसे ही होता है, हाँ या ना। ये होता है ना बच्चा, हमारे पास उसका फीट ऐसे होता है, पाँव जूते ऐसे होते हैं। अब आगे चलने के लिए आप बताओ अपने पैर को कैसे लेके जाते हो, बैकवर्ड लेके जाते हो कि फॉरवर्ड लेके जाते हो। सर अपने पैर को आगे बढ़ाते हैं, और सर फोर्स पीछे को लगाते हैं, ताकि मतलब आगे को फॉरवर्ड कर रहे आप दोनों चीजों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं बोल रहे। पैर को कैसे आगे बढ़ा गया, जब आप जमीन के ऊपर होता है आपका पाँव, और जब आप चलते हो तो आपका पाँव ऐसे करके पीछे जाता है या ऐसे करके आप आगे जाते हो, बताओ। आगे जाना तो ऐसे हुआ, आप पैर पैर ऐसे लेके जाते हो या आपका पाँव ऐसे जाता है बच्चों। सर वो जैसे आप पहले बता रहे थे वैसे। ये आपका पाँव है, जब आप जमीन पे चलते हो तो आपका पाँव, जब आप आगे चलते हो तो बताओ अपने हाथ पे ऐसे करके देख, ऐसे हाथ तो बता कि तेरा जो पाँव है वो जमीन पे चलने के लिए, जब तू आगे चलता है, ये देख ये कहाँ की तरफ को तेरा पाँव, पाँव की जाने की टेंडेंसी कहाँ पर है, आगे की तरफ को जा रहा है पीछे की तरफ को जा रहा है, तेरा पाँव टेंडेंसी कहाँ पर है जब तू आगे चलता है, तो बोल शाबाश। जब तुम पीछे, आगे चलते हो तो तुम्हारे पाँव के चलने की टेंडेंसी क्या है, बताओ शाबाश बताओ। ये पीछे की तरफ। हाँ तो बेटा पीछे तो जाओगे ना, ये देखो ये पीछे, आपकी टेंडेंसी, आप जमीन पे फोर्स अगर पीछे लगा रहे हो तो आपका पाँव पीछे ही तो जाएगा, तभी तो फोर्स पीछे लगेगी। तो मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी फ्रिक्शन बात। फोर्स का कैसे हुआ यूज सर? क्या बेटा, फ्रिक्शन फोर्स का कैसे फ्रिक्शन का फोर्स का कैसे मतलब हुआ, फॉरवर्ड कैसे हुआ था फ्रिक्शन फोर्स? देखो ना, ये बात क्लियर होगी। पहले तो ये बात बता कि जब आप आगे चलते हो तो आप जमीन से पीछे की तरफ को धक्का लगाते हो, आपके पाँव की टेंडेंसी पीछे जाने की होती है, शौर्य ठीक है। यस सर, यस सर। अब दूसरी चीज है, आपका पाँव अगर पीछे जाने की टेंडेंसी रखता है तो आपका पाँव की टेंडेंसी बैकवर्ड जाने की, इसके बच्चे मोशन करने की टेंडेंसी पीछे, आपके पास इसके जो मोशन करने की टेंडेंसी है वो पीछे की तरफ को, और आप आगे जाने के लिए फोर्स भी कहां पर लगाते हो, ऐसे लगाते हो। तो जो फोर्स आप लगाते हो इसके दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं, ये जो आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो, और यहां पर हमारे पास है एफ अप्लाइड इंटू कॉस ऑफ थीटा और एफ अप्लाइड इंटू साइन ऑफ थीटा। तो बताया बच्चे कि जब आपकी मोशन करने की टेंडेंसी पीछे है तो फ्रिक्शन बच्चा आपके पास आगे लगेगी, क्योंकि जहां पर रिलेटिव मोशन हो रही है फ्रिक्शन उस रिलेटिव मोशन को अपोज कर रही है। ये मोशन बैकवर्ड डायरेक्शन में, आप ऐसे करके आगे जाते हो, ये दिखाई दे रहा है मेरा हाथ, ऐसे जाते हो ना आप आगे, यस हाँ या सर। ना। तो आप अगर आगे ऐसे जा रहे हो, ये देखो पाँव ऐसे भागते हो ना आप, ऐसे, हाँ या ना, इस तरीके से। ट्रेडमिल के ऊपर भी जब आप भागते हो तो बच्चे ऐसे भागते हो, तो आपके मोशन करने की टेंडेंसी बैकवर्ड है, तो आपके पाँव के ऊपर फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगी बच्चे, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये बच्चे हमारे पास कहाँ पे लग जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन के। आई बात समझ में शौर्य की नहीं आई बच्चे अभी, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल है बच्चे, हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि मंकी जो है बच्चे ये क्रॉल कर रहा है बच्चे ऑन दी रोप, मंकी क्रॉल ऑन दी रोप इन अपवर्ड डायरेक्शन।
ये बच्चे अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर बच्चे ऊपर की तरफ को क्रॉल कर रहे हैं ऐसे रस्सी के ऊपर। बताओ अगर मैं रस्सी पे ऊपर चढ़ता हूं तो मेरे हाथ कैसे की तरफ आते हैं बच्चे, बताओ नीचे की तरफ। डाउनवर्ड। तो बताओ अगर मेरे हाथों की रिलेटिव मोशन नीचे हो रही है तो जब मैं रस्सी में ऊपर की तरफ को चढ़ रहा हूँ तो मेरे हाथ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पे लग रही होगी, बताओ शाबाश। ऊपर की। और ये एक्चुअल में मुझे सपोर्ट करती है ऊपर जाने में। यही बात बच्चे मैं बच्चों को बार बार कहता हूँ, फ्रिक्शन एक्चुअल में हमारी मोशन को सपोर्ट करती है और रिलेटिव मोशन को, क्योंकि मेरे हाथ की टेंडेंसी नीचे जाने की। तो हमारे पास मंकी क्रॉल करता है बच्चे ऑन द रोप अपवर्ड, तो बच्चे इसके हैंड्स के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगी, इसके हैंड्स पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगी बच्चे, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, जो कि इनफैक्ट इसको हेल्प करती है ताकि बच्चे रस्सी पे चढ़ सके। और अगर ये नीचे उतर रहा हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगी, नीचे की तरफ। ये आपको समझ में। मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे पास कोई एंट है या कोई इंसेक्ट है जो वो किसी वॉल के ऊपर चलता है, क्रॉलिंग ऑन दी वॉल, क्रॉलिंग ऑन दी वॉल, ये एक वॉल के ऊपर चल रहा है, ये मेरे पास एक वॉल है और कोई इंसेक्ट कैटरपिलर बच्चे इसके ऊपर चल रहा है, ऊपर की तरफ को ऐसे चल रहा है। जब ये इंसेक्ट ऊपर की तरफ को चल रहा है तो ये भी अपने पाँव को कैसे लेके आता है, पीछे की तरफ, तभी तो ऊपर चल पाएगा ना। पाँव पीछे आएंगे तो भी आगे जाते, धक्का मारता है, भागता है तेज तेज। तो बताओ इस इंसेक्ट पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, ये इंसेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में क्रॉल कर रहा है, बताओ यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके पाँव में कहाँ की तरफ को लगेगी, ये क्रॉल कर रहा है, ये देखो क्रॉल कर रहा है, ऊपर जा रहा है, बताओ कहाँ की तरफ को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी, बोलो बोलो बच्चे। ये वॉल है बच्चे हमारे पास और ये इंसेक्ट है बच्चे हमारे पास या एंट है, और ये क्रॉल कर रहा है और ये इसके पाँव है बच्चे, तो इसके पाँव पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ की तरफ को लगेगी, शाबाश बताओ। ये भी बच्चे फॉरवर्ड या अपवर्ड, अलोंग दी बच्चे, बिल्कुल ये भी बच्चे हमारे पास फॉरवर्ड, क्योंकि आपके दिमाग से पहले वहम निकालना कि मैक्सिमम बच्चों कौन कौन सी वो प्रॉब्लम्स है जहां पर टीचर तुम्हें फंसाएगा, और उन प्रॉब्लम्स के अंदर से मैं तुम्हें निकालूंगा बच्चे कि आपको ध्यान। और आईआईटी वालों को, नीट वालों को, किताब लिखने वालों को ये बात पता है कि बच्चे जो है, जैसे होता है ना कि बच्चों के दिमाग में ये मिसकॉन्सेप्शन है तो हम उसको कैसे यूज करेंगे, और मैं आपको इसमें से निकलवा रहा हूं। जब आप ये क्वेश्चन किसी प्रीवियस ईयर के अंदर देखोगे तब तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, अरे यार बिल्कुल सही है, सर ने हमको बताया, हमने ये क्वेश्चन कर लिया प्रीवियस ईयर का। क्योंकि आईआईटी के अंदर एक बार यही क्वेश्चन आया था कि एक इंसेक्ट जो है बच्चे के वॉल पे क्रॉल कर रहे हैं, और वहां पर क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकता था अगर आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन सही से निकालें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के डायरेक्शन को मानते हैं। अच्छा इंसेक्ट कहाँ जा रहा, ऊपर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का है नीचे। इतना आसान है क्या, या कि +1 +2 पढ़ना इतना आसान है क्या कि आपने बोल दिया कि फॉरवर्ड तो बच्चे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैकवर्ड, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बच्चे बड़े आराम से आप इसको आपको बड़े आराम से पेशेंस के साथ, बिल्कुल पेशेंस के साथ आपको ये काम करना पड़ेगा। चलो अब चलते हैं आगे। और अब बच्चे हमारे पास फोर्थ केस आ जाता है बच्चा, एग्जाम्पल ऑफ द बाइसिकल, एग्जाम्पल ऑफ द बाइसिकल। और बाइसिकल के अंदर बच्चे कितने टायर्स होते हैं, शाबाश बताओ। तभी तो बोलो सर नाम बाइसिकल रखा हुआ, आप भी क्या बातें करते हो सर। तो हमारे पास एक बाइसिकल को हम रफ ग्राउंड के ऊपर लेके जा रहे हैं, देखना बच्चे बड़ा मजा आएगा। ये बच्चा हमारे पास बाइसिकल है और इसको हम रफ ग्राउंड के ऊपर लेके जा रहे हैं। चलो आगे भी थोड़ी सी और बाइसिकल तैयार कर लेते हैं। तो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से, ये हमारे पास बाइसिकल है बच्चे, और हम इसको क्या कर रहे हैं बच्चे, इस तरीके से ये हमारे पास आ गई। 2 मिनट मुझे बाइसिकल तैयार करने देना और फिर हम यहाँ पर देखते हैं। सो ये हमारे पास, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास इसका हैंडल, ये बच्चा हमारे पास बाइसिकल। बाइसिकल के अंदर एक बड़ी खास और मजेदार चीज होती है, चेन। बताओ चेन बच्चे हमारे पास कहां पर लगी होती है और किसके साथ जुड़ी होती है बच्चे हमारे पास, बताओ शाबाश।
चेन कहाँ पर लगी होती है और किसके साथ जुड़ी होती है? तो चेन बच्चा, बिल्कुल, ये बच्चा हमारे पास अगर देखा जाए तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या होता है, पैडल होता है राजे, और हमारे पास यहाँ पर चेन इसके साथ जुड़ी होती है। ये हमारे पास चेन का क्या होता है, हब होता है यहाँ पर। ये चेन हमारे पास यहाँ पर लगी होती है। आप पैडलिंग करते हो यहाँ पर, तो ये आपके पास किस टायर को घुमाती है बच्चे, चेन बताओ। जब आप पैडल मारते हो और चेन घूमती है तो कौन सा टायर घूमता है बच्चे, आगे वाला कि पीछे वाला? पीछे वाला। इस वजह से बच्चा हमारे पास ये पावर व्हील होती है। क्या होती है हमारे पास? पावर व्हील। और सामने वाले पे कोई चेन, उस पे तो धक्का लगता है, पीछे से धक्का लगता है, और धक्का लगने की वजह से बच्चे हमारे पास क्या होता है, ये आगे चलती है। तो आगे वाला जो टायर होता है वो पावर व्हील नहीं होता, क्योंकि उसमें चेन, पावर कौन देता है सिस्टम को? पीछे वाला व्हील। जैसे अगर आप अपनी गाड़ी चलाते हो, मारुति कार, तो उसमें जो पावर व्हील होती है बच्चे, वो पीछे वाले 2 टायर्स में होती है, चारों टायर्स में नहीं होती है। और जब चारों टायर्स के अंदर पावर होती है, उस गाड़ी को हम क्या बोलते हैं जगजोत? 4x4। एग्जैक्टली 4x4। तो यहाँ पर बच्चे बाइसाइकिल क्या है, 2x1 मतलब कि 2 टायर्स हैं और 2 में से एक में पावर। लेकिन चलो मजाक अलग चीज है, अब आती है सीरियस इशू पे। और बच्चे हमारे पास अब टीचर यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछता है कि मैंने मोशन को किया स्टार्ट, मैंने पैडल मारना स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पर पैडल मारना स्टार्ट किया बच्चे, तो मैंने जैसे इसको पैडल मारा, तो बताओ ये टायर कैसे गोल घूमता है? ऐसे गोल घूमता है, हाँ या ना? ऐसे Yes. गोल घूमता। अब बताओ जैसे ही टायर बच्चे हमारे पास ऐसे गोल घूमा, ये रियर यानी कि पीछे वाला टायर है, एफ यानी कि फ्रंट वाला टायर। तो पीछे वाले टायर के मोशन करने की टेंडेंसी कहां पर होगी, पीछे की तरफ कि आगे की तरफ? सब पीछे की तरफ, तो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां पे लगेगी? आगे की तरफ। एग्जैक्टली आगे की तरफ। पीछे वाले टायर पे फोर्स ऑफ, क्योंकि आपने उसको पैडल मारा, वो पीछे भागता है, और जैसे ही बच्चे वो पीछे भागता है तो उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे लगती है। लेकिन आगे वाले टायर पे क्या हो, आगे वाले टायर को तो धक्का पड़ा, जब वो धक्का पड़ा तो वो एकदम से नहीं गोल घूमता, उस पर धक्का पड़ता और वो ऐसे रगड़ता है, ऐसे। ये देखो अब ऐसे, ये बच्चे हमारे पास आगे, तो ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है ये कहां पर जाने की कोशिश करता है बच्चे हमारे पास? फ्रंट। ये फ्रंट जाने की कोशिश करता है, कौन सा बच्चे? आगे वाला टायर। तो इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां पे लग जाती है बच्चे? बैकवर्ड। लेकिन ये बच्चे बहुत बहुत शुरुआती देर की बात है, मतलब कि आपके पास टी इज जस्ट, जो टाइम है बच्चे, जस्ट ग्रेटर देन 0 बच्चे, जस्ट ग्रेटर। अभी स्टार्ट ही किया आपने मोशन, लेकिन जब आप लगातार पैडलिंग करके मोशन कंटिन्यू करते हो तो बच्चे आप बताओ क्या होता है? अब बड़ा मजा आने वाला बच्चे, जब आप मोशन कंटिन्यू करोगे तब आगे वाला टायर भी गोल घूमना स्टार्ट कर देगा। फिर बताओ दोनों पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां पे लग जाएगी? बताओ शाबाश। पीछे वाले पे भी आगे लग जाएगी, और बच्चे हमारे पास आगे वाले पे भी आगे, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद होगा, ये आपके पास थोड़ी, क्योंकि फिर दोनों टायर गोल घूमने लग जाते हैं पीछे, ऐसे दोनों टायर गोल घूम रहे। मेरे हाथों की टेंडेंसी कहां पर जाने की है बताओ जरा? पीछे। दोनों टायर्स गोल घूमने लग जाते हैं, तो मेरा हाथ जमीन पे पीछे जा रहा है, तो दोनों पे फ्रिक्शन कहां पे लग जाएगी? आगे। पॉइंट ये है बच्चे कि अगर मैं ब्रेक मारूंगा तो क्या हो, ब्रेक मारूंगा तो क्या हो? ब्रेक मारने से गाड़ी के टायर क्या हो जाते हैं? लॉक हो जाते हैं। जब आप ब्रेक मारते हो तो गाड़ी का टायर क्या हो जाता है? लॉक हो जाता है। आप उसको गोल घूमने से मना कर देते हो, आप लॉक कर देते हो, उसकी रोटेशन लॉक हो जाती है। लेकिन इनर्शिया की वजह से वो टायर थोड़ी देर तक तो आगे जाएगा, तो वो रगड़ खाता हुआ आगे जाएगा। अब वो ऐसे नहीं गोल घूमेगा, वो रगड़ खाता, पहले ऐसे गोल घूम रहा था, लॉक कर दिया, ये गोल घूमता घूमता लॉक कर दिया, फिर ये ऐसे जाएगा, तो जमीन के ऊपर ये रगड़ खाता हुआ आगे जाएगा। तो जब आप ब्रेक मारते हो तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये बच्चे पीछे की तरफ, और फ्रंट पे भी पीछे की तरफ को बच्चे हमारे पास फ्रिक्शन होते हैं, और बच्चे हमारे पास ये लॉक की वजह से गाड़ी रुकती है। अगर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जब आप ब्रेक मारते हो तो बच्चे आप क्या करते हो? तो आप गाड़ी के टायर को लॉक करते हो, उसके मोशन को लॉक कर देते हो। और दूसरी बात, क्या मेरी गाड़ी ब्रेक मारने से रुकती है कि जमीन की फ्रिक्शन की वजह से रुकती है? सब फ्रिक्शन की वजह से। एग्जैक्ट। अब यहाँ पर अब एक बात बताओ, एक बात बताओ बच्चे,
एक बड़ी सिंपल सी बात है, जब आपको टीचर ब्रेक, अगर आप नॉर्मली ब्रेक मारते हो तो आप कौन सी ब्रेक ज्यादा मारते हो, आगे वाली की पीछे वाली? जस्ट सोच के बताओ। एग्जैक्टली, क्योंकि आपकी मोशन को पिछला टायर बच्चे कंट्रोल कर, वहां पर नॉर्मल रिएक्शन भी ज्यादा बच्चे हमारे पास। तो याद रखना बच्चे, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो कंट्रोल कर रहा है बच्चे वो पीछे, तो हम उसको रोकने की, उसको लॉक करने की कोशिश करते हैं। और इसका अगर आप किसी भी गाड़ी को एकदम से लॉक कर देते हो तो उसका असर उसकी स्टीयरिंग के ऊपर आता है, स्टीयरिंग के ऊपर। और आप में से किसी बच्चे ने ये सुना हुआ है एबीएस टेक्नोलॉजी? ABS इसका मतलब क्या होता है बच्चे, किसी को पता है एबीएस का? एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। ना, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। एंटी लॉकिंग यानी कि आपके गाड़ी के टायर जब लॉक होते हैं तो बच्चे इसका असर गाड़ी के जो स्टीयरिंग होता है उसके ऊपर आता है। और अब गाड़ी की टायर, कई बार गाड़ी जो है सीधी, आपने भी देखा होगा वीडियोस वगैरह के अंदर कि गाड़ी टेढ़ी हो जाती है रुकते रुकते, या इधर उधर जाकर बच्चे वो रुकती है। तो एबीएस टेक्नोलॉजी में अगर आप ब्रेक मारते हो इमरजेंसी के अंदर तो गाड़ी बिल्कुल सीधी जाती है। इसी को बच्चे हम क्या बोलते हैं, एबीएस टेक्नोलॉजी। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बाइसिकल वाला, जो +1 के अंदर बच्चे को हम समझाते हैं कि भाई इस बात का ध्यान रखना कि फ्रिक्शन छोटा चैप्टर है लेकिन बच्चे बहुत तीखा चैप्टर है भाई। यहाँ पर एक गलती कि भाई आपके आंखें खुली होनी चाहिए, दिमाग बिल्कुल ओपन होना चाहिए। आपका मन क्या कहता है ये बात नहीं करनी कि भैया मोशन अपोज करते हैं, आपका दिमाग क्या कहता है। क्या आपको पता लग पा रहा है कि मोशन कहाँ पर हो रही है, टेंडेंसी कहाँ पर है, उसके हिसाब से बच्चे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को डिसाइड किया जाए। अब छोटी छोटी चीजें जो हमारे पास हमारे नेचर के अंदर होती हैं, उन चीजों को बच्चे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के साथ रिलेट करने की बच्चे कोशिश करेंगे और क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा पहला पॉइंट होता है डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन। उसको कैलकुलेट तो बाद में भी किया जा सकता है, पर डायरेक्शन क्लियर है कि नहीं है कि कब फ्रिक्शन आगे लगेगी, कब फ्रिक्शन पीछे लगेगी, फ्रिक्शन क्या मोशन अपोज करती है कि रिलेटिव मोशन? तो आंसर है बच्चे हमारे पास क्या अपोज करती है बच्चे, रिलेटिव मोशन, नहीं रिलेटिव मोशन। अब चलते हैं आगे, और आगे बच्चे अब हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे द टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। द टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। सपोज आपके घर में बच्चा, हमारे पास एक, आपके घर में बच्चे एक टेबल है, या आपके घर में बच्चे का अलमारी है, या आपके घर में एक फ्रिज है, और कोई छोटा बच्चा जाकर उस पर फोर्स लगाता है, बिल्कुल छोटा बच्चा 5-10 साल का बच्चा, उस फोर्स लगाने से वो अलमारी या वो फ्रिज हिल सकती है बच्चे हमारे पास, आया ना? नो सर। फिर जैसे जैसे उसके साथ उसका एक और भाई आता है वो नहीं हिलती है, और ये हमारे साथ भी होता है। हम बच्चे कई बार किसी सामान को हिलाने लगते हैं तो हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो हिलती नहीं, फिर हम और जोर लगाते हैं वो फिर नहीं हिलती, फिर हम और जोर लगाते हैं तो जाकर वो हिलती है। तो यहाँ पर बच्चे हमको ये बात समझ में आनी चाहिए, कई बार फोर्स लगाने के बावजूद भी ये बॉडी हिलती नहीं है, तो इसका मतलब है कि मेरी फोर्स के ऑपोजिट कोई और फोर्स भी काम कर रही थी। That is known as to be the static frictional force. Static frictional force. Static frictional force. Static frictional force बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, दिमाग में रखना बच्चे। When a system is at rest, when the system is at rest, despite acted upon non-zero force, despite acted upon a non-zero force, the force of friction that help to keep this system at rest, is called static frictional force. is called बच्चे हमारे पास static frictional force. हम इसको कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स बोल देते हैं बच्चे, शाबाश बताओ?
स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। हम इसको कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स बोल देते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर रफ सरफेस है नीचे, और बच्चे मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन की, लेकिन ये बॉडी रेस्ट के ऊपर है। ये इस वजह से क्योंकि इस बॉडी के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां पे लग रही होगी? बैक डायरेक्शन में, और ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, और ये भी बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है? 10 न्यूटन। ये बच्चा हमारे पास 10 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जब आप फोर्स लगाते हो फिर भी बॉडी नहीं हिलती, तो आप बोलते हो कि आप पे कौन सी फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। नंबर 1, द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस अप्लाइड फोर्स, अपोजेस अप्लाइड फोर्स। ये अपोज कर रही है बच्चा हमारे पास किसको? शाबाश बताओ, अप्लाइड फोर्स। ये बच्चा हमारे पास अप्लाइड फोर्स को अपोज कर रही है, बिल्कुल करेगी बच्चे। और सेकंड वन क्या बच्चे? फोकस करें। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स is a proportional to the applied force. This is a proportional, या फिर कई किताब बोल देती है equal to applied force. This is a equal to proportional to बच्चा हमारे पास क्या बच्चे? applied force. ये बच्चा हमारे पास applied force के क्या बच्चा हमारे पास equal है या proportional? मतलब जितनी मेरी अप्लाइड फोर्स होगी उतनी बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या होगी बच्चा? आपके पास यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स होगी और ऑपोजिट हो जाएगी। मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे बच्चे। इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि मेरे पास यहाँ पर एक बॉक्स है, बहुत भारी बॉक्स है बच्चे हमारे पास। यहाँ पर मेरे पास एक बहुत बहुत भारी बॉक्स है बच्चे। एक बच्चे ने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, ये बॉडी नहीं हिली। फिर एक और बच्चा आया, बोलता मैं तुझसे बड़ी फोर्स लगाऊंगा, तो ये 20 न्यूटन है, बॉडी फिर भी नहीं हिली। फिर एक और बच्चा आया और उसने 30 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो भी ये बॉडी अपनी जगह से नहीं हिली। मैंने अलग अलग, होता है ना बच्चे, कई बार कोई फ्रिज होती है, मैं जोर लगाना शुरू करता हूँ, मैं थोड़ा सा जोर लगाता हूँ, बॉडी नहीं हिलती, मैं थोड़ा और लगाता हूँ, नहीं हिलती, मैं थोड़ा और लगाता हूँ, मैं एक बंदे को और लेके आता हूँ, फिर भी बॉडी नहीं हिलती। जैसे हमारे घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी है उसके लिए अगर बात की जाए, तो हमारे पास बच्चे इन सभी केसेस के अंदर बॉडी रेस्ट पे क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, वो 10 न्यूटन के बराबर प्रोपोर्शनल है। और बच्चे यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शनल किसके बराबर है? 20 न्यूटन। यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर आ जाती है बच्चे? 30 न्यूटन, यानी कि प्रोपोर्शनल है। तो मुझे क्या क्लैरिटी हुई बच्चे? फोकस करना। मुझे क्लैरिटी होगी कि स्टैटिक फ्रिक्शन, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है बच्चा हमारे पास, द स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रो, ये ग्रो करती है बच्चा हमारे पास विद द इंक्रीजिंग अप्लाइड फोर्स, विद द इंक्रीजिंग अप्लाइड फोर्स, ये ग्रो करती है। ये धीरे धीरे समझना बच्चे, ये ग्रो करती है। आप अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करते हो, ये आपके साथ उसके साथ बढ़ना शुरू हो जाती है, बिल्कुल बढ़ती है, पूरा जोर लगाती है कि मैंने बॉडी को नहीं हिलने देना। अगर आप फोर्स बढ़ा रहे हो और बॉडी नहीं हिल रही है, तो मतलब आप फोर्स बढ़ा रहे हो फिर भी नहीं हिल रही, तो मतलब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ रही है। सर बोलो बच्चे। सर फिर इस अगर उस केस में सब, जिसमें अगर सपोज करो बॉक्स है कोई, अगर सर मतलब अगर 3 4 5 बंदे उसको मतलब पुश कर, मतलब उसको पुश करके मतलब मूव फॉरवर्ड सब, तब कौन सा केस लगेगा? आपको पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी ना बच्चे इसकी। अगर सारे क्वेश्चंस मैं आपको बॉडी भी मूव करवा के बताऊंगा, लेकिन अभी आपको फिलहाल इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा श्योर। आपको सारी चीजें, क्योंकि ये बड़ा स्वाभाविक क्वेश्चन है आपका कि सर फिर ऐसा है तो फिर बॉडी चलती कैसे? तो इसका आंसर हम खुद ढूंढेंगे, और मैं आपको मैं यहाँ पर बैठा हूं बच्चे, मैं बॉडी भी चलवा के बताऊंगा। पर पहले समझो कि हमारे पास सेल्फ एडजस्टिंग अगर कोई टीचर बोलता है फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी है, तो आप यहां पर क्या बोलोगे? दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाई दिस इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स? क्योंकि ये बच्चे अपनी डायरेक्शन को अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट रखती है, और ये अपने मैग्नीट्यूड को अप्लाइड फोर्स के बराबर रखती है ताकि बॉडी चल ना सके।
और ये अपनी वैल्यू को चेंज भी कर लेती है अप्लाइड फोर्स के बराबर, ताकि ये बॉडी चल ना सके। इस वजह से अगर कोई टीचर बोलता है सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ये बच्चे हमारे पास बॉडी को चलने नहीं देते। दिस इज कॉल्ड द सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज है, फोकस करना बच्चे, यहाँ पर फोकस करना बच्चा हमारे पास, देयर इज नो फॉर्मूला, देयर इज नो फॉर्मूला। यहाँ पर बच्चा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है टू कैलकुलेट स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो कैलकुलेट द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बच्चे, बताओ शाबाश, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है बच्चे, इसकी वैल्यू। तो फिर मैं फॉर्मूला क्यों लेके आऊं। कोई पर्सन बोलता है मैं 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, बॉडी हिल नहीं रही है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स कितने की, बॉडी हिल नहीं रही है, 100 न्यूटन। अच्छा मैं 110 कर रहा हूं तब भी ये नहीं हिल रही, तो 110 होगी। सिंपल, मोटे दिमाग से सोचो। और यहाँ पर बच्चे देयर इज नो फॉर्मूला, बच्चे मैक्सिमम इसमें गलती, सर कौन सा फॉर्मूला, अरे बॉडी हिल नहीं रही है तो जितनी अप्लाइड है उतनी फ्रिक्शन है, तो क्यों इतनी टेंशन ले रहे। और तभी तो इसका नाम क्या है बच्चे हमारे पास, बताओ, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तभी बच्चा हमारे पास इसका नेचर या फॉर्मूला क्या है बच्चा हमारे पास, सेल्फ एडजस्टिंग, क्योंकि ये अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, व्हाई द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये अब आपको लिखना है, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स। इसको हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्यों बोलते हैं, अपने आप को खुद एडजस्ट कर लेती है ताकि सिस्टम ना चल सके। और बच्चे ये अपनी वैल्यू को चेंज भी कर लेती है, सेल्फ एडजस्ट कर लेती है। और दूसरा क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास, फोकस करना, देयर इज अ प्रिंटर, देयर इज अ प्रिंटर lying on the table of your room, एक प्रिंटर है बच्चा हमारे पास आपके कमरे के अंदर रखा हुआ है, it is at rest, the value of the frictional force is, अब ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, the value of the frictional force is, बोलो शाबाश, the value of the frictional forces, मेरे सामने एक प्रिंटर है, मैं काम भी कर रहा था और ये बिल्कुल यहाँ पर रेस्ट पे है और मैं देख रहा हूँ इसको, ये रेस्ट के ऊपर है बिल्कुल मेरे सामने, इसपे, और ये रफ ग्राउंड पे भी है, इसपे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी लग रही होगी, जरा सोच के बताओ, क्या बचे, कितने, जीरो, एग्जैक्टली जीरो होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली, ये पॉइंट है, ये एचसी वर्मा साहब का पॉइंट है। और क्यों बच्चे जीरो लग रही है, क्योंकि आप इस पे कोई अप्लाइड फोर्स ही नहीं लगा रहे। आई बात समझ में, बिल्कुल एग्जैक्टली, मन खुश हो गया ये करके, क्योंकि ये भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि लेक्चर स्टैंड मैंने कमरे में रख दिया, ये कोई सामान है मेरे पास वो चल नहीं रहा है, कितनी फ्रिक्शनल फोर्स, जीरो, क्योंकि मैं अप्लाइड फोर्स जीरो है भाई, तो ये भी जीरो होगी। हमें क्या पता ये किस वजह से रेस्ट पे, हमें नहीं पता, तो हम बोल देंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में तब पता लगता है जब आप अप्लाइड फोर्स करें। तो जीरो हो जाएगी फिर तो स्टेबल नहीं होगा ना एक जगह। अरे काका जी ये तो सोचने वाली बात है ना, यहाँ पर बात आती है बच्चे कानून की, यहाँ पर बात आती है लॉजिक की। तुझे कैसे पता कि वो रेस्ट पे है, अगर कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में तब पता लगता है जब आप अप्लाइड फोर्स लगाते हो। अप्लाइड फोर्स लगाओगे, तेरे गाड़ी का टायर कब घिसता है, जब तू गाड़ी चलाता है या गाड़ी खड़ी रहती है, बता जरा मुझे। तो गाड़ी जब चलेगी तो चलेगी तो अप्लाइड फोर्स लगाएगी ना, आपकी गाड़ी का टायर जमीन पे फोर्स लगाएगा तभी घिसेगा, तभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम में आएगी। आई बात समझ में। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का अस्तित्व, तो उसकी एग्जिस्टेंस विदाउट अप्लाइड फोर्स कुछ नहीं। अब हम कल शौर्य के क्वेश्चन से शुरू करेंगे, और शौर्य का क्वेश्चन क्या था भाई, अगर सर ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बॉडी को चलने नहीं दे रही तो फिर ये चीजें मेरे आसपास चल कैसे रही हैं, और अगर वो चल रही है तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ चलेगी। तो कल तक आप वेट करिए, तब तक आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चंस वगैरह हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से रिपीट करना पड़ेगा। चलिए बच्चे, ओके बाय बाय, टेक केयर बच्चे।